कहते हैं दिल चाहे पत्थर का क्यों ना हो, दिल चाहे पत्थर का क्यों ना हो, जब टूटता है तो दर्द बराबर देता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, ऐसे एक दर्द जो पूरे देश के सीने में इस समय लगा हुआ है और ये बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन करेंसी के बारे में, यानी कि रुपया के बारे में। इंडियन करेंसी मतलब कि रुपया, जिसके पीछे आज की भाग दौड़ चलती है, जिसके पीछे ज़िंदगियां कुर्बान हो जाती हैं, जिसके पीछे न जाने लाखों करोड़ों लोग सुबह निकलते हैं और शाम तक जी तोड़ के मेहनत करते हैं, बेईमानी करते हैं, अच्छाई करते हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे रुपया की, इंडियन करेंसी रुपीज़। इंडियन रुपीज़ को यानी कि रुपये को सबसे पहले शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया। रुपये का मतलब अगर संस्कृत भाषा में माने, मतलब ये रुपया जो वर्ड है संस्कृत भाषा से लिया गया है। रुपये का मतलब होता है चांदी का सिक्का। दोस्तों, अब हम आते हैं 1947 में। 1947 में अगर आप समझेंगे 1947 को, ये उस समय की सिचुएशन थी। ये वो समय था जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था, भारत को आज़ादी मिलने वाली थी। उस समय $1 की कीमत तकरीबन 3 रुपये 30 पैसे होती थी। और ये बात सुन के आपको लग रहा होगा 3 रुपये 30 पैसे, यानी कि आज कहाँ डॉलर पहुँच गया, 94 को क्रॉस कर रहा है। पर उस समय होती थी वैल्यू 3 रुपये 30 पैसे की। तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि वो जो समय होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा आज के टाइम से, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज़ादी के समय ब्रिटिशर्स ने, बाहर से आने वाले लोगों ने भारतीयों को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, भारतीय जो इंडस्ट्री थी, पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई थी। ब्रिटिशर क्या करते थे, भारत से जो रॉ मटेरियल जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता था, चाहे मसाले हों, चाहे और धातुएं हों, या फिर कई अन्य प्रकार के रॉ मटेरियल्स, वो उसे ब्रिटिश यानी कि अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेके जाते थे और वहाँ से उसको शेप अप करके इंडिया में महंगे दामों में बेचते थे, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि आपने सस्ते दाम में एक रॉ मटेरियल ख़रीदा। अगर आपको मैं इजी लफ्ज़ों में बताऊं कि आपने कोई एक लोहे का टुकड़ा ख़रीदा है और बाहर वो एक गन की शेप में आ गया है यहाँ पे, और गन को आप महंगे से महंगे दामों पे बेच रहे हो, यानी कि 5 रुपये का सामान लेके अगर उसकी मेकिंग में और 5 रुपये की कॉस्ट लग रही है तो आप उसको 50 रुपये का बेच रहे हो। तो आप आइडिया लगा सकते हो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत के रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट किया। जैसे ही देश आज़ाद होता है, भारत की मैक्सिमम जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। और एग्रीकल्चर भी किस तरह से, भगवान भरोसे। किसी वर्ष अच्छी बारिश होती थी, किसी वर्ष अच्छा वातावरण रहता तो उस वर्ष फसल अच्छी होती थी, जिसके मायने भारत को प्रॉफिट होता था। ऑन द अदर हैंड साइड, बारिश अच्छी नहीं हुई या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, सूखा पड़ गया, तो उस समय लेने के देने पड़ जाते थे। एग्रीकल्चर जो एक मात्र इनकम सोर्स था इंडिया का, वो भी काम नहीं करता था। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको भारत की अर्थव्यवस्था बताई, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। मतलब कि मेन ऑक्यूपेशन का जो साधन था वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही था इंडिया में। और उस वजह से जो उसकी मैक्सिमम इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, मतलब जो उसकी जो भारत की इकोनॉमी की बैकबोन थी, वो एग्रीकल्चर ही थी। तो आप देखिए कि भारत के पास जो फॉरेन करेंसी की स्टोरेज थी वो भी बहुत कम मात्रा में थी, जिसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड अपने आप को काफ़ी वीक महसूस करता था। और इसी के साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। बिकॉज़ उसका भी एक रीज़न ये था कि बाहर से आने वाला जो पैसा था भारत में बहुत कम हो रहा था, और इसके अलावा भारत के जितने भी रिसोर्सेज थे युद्ध में यूज़ किए जा रहे थे, जिसकी वजह से भारत वीक से वीक होता जा रहा था। और दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है कि अमेरिका, ये मतलब यूएसए, एक बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर के रूप में उभरता है और सभी देशों पे अपनी डोमिनेंसी बनाने की कोशिश करता है। इसी में 1944 में यूएसए एक एग्रीमेंट पारित करता है जिसमें वो डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी
डिक्लेयर कर देता है, जिसको 14 देशों की सहमति भी मिल जाती है। इसके अलावा अमेरिका एक और रूल बनाता है और उसमें ये बताया जाता है कि 1 आउंस गोल्ड की कीमत $35 होगी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जिसकी वजह से अमेरिका ये पूरी तरह से निश्चित कर लेता है कि उसकी जो सरदारी है पूरे विश्व पे बनी रहे। किसी भी तरह से, किसी भी मेथड से कोई भी देश उसकी करेंसी को ओवर पावर ना कर सके। अब डॉलर की जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनली सारा बिज़नेस डॉलर के रूप में होना शुरू हो जाता है, मतलब कि इंटरनेशनल कोई भी लेन देन होगा तो वो डॉलर से ही होगा। ये चीज़ तय हो चुकी होती है और इसकी ट्रेडिंग भी डॉलर में शुरू हो जाती है। और यही एक मेन रीज़न रहा कि डॉलर जो अपनी प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करता रहा और उसकी जो पोजीशनिंग थी, मैं कहूँगा कि एक बहुत मजबूत पिलर के रूप में आ गई, जिसके सामने कोई भी करेंसी खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। सो दोस्तों, भारत पे वापस आते हैं। 1950 से 1980 का जो शतक था भारत के लिए, बहुत ही ज़्यादा श्रूड टाइप की उसमें पॉलिसीज़ होती थी, स्पेशली बिजनेसमैन लोगों के लिए, स्पेशली जिसको भी भारत में काम करना हो। इसको लाइसेंसी राज के रूप में भी जाना जाता है। लाइसेंसी राज मतलब उसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था। जो बिज़नेस करने की पॉलिसीज़ थी वो एक आम आदमी की समझ से बहुत परे थी। कोई बिज़नेस करने की सोच भी नहीं सकता था उस समय में। तो इस वजह से भारतीय लोगों की जो मेंटालिटी थी तो वो इस तरह की थी कि वो लोग बिज़नेस करना नहीं चाहते थे, वो लोग सिर्फ नौकरी करना चाहते थे। यानी कि एक तो देश में पहले गुलामी थी, एक मेंटालिटी उस टाइप की थी कि लोगों को एक एग शेल की आदत पड़ गई थी, लोगों को एक अपना कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई थी और ऊपर से बिज़नेस का कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहता था। और ले भी क्यों? क्योंकि कागजी कार्रवाई और जो फॉर्मेलिटी थी इतनी डिफ़िकल्ट थी कि उसे कोई आम साधारण आदमी बियर ही नहीं कर सकता था। इसी समय में अगर आप अमेरिका, जापान या चाइना की बात करते हो, उस समय में वहाँ के जो बिज़नेस के लिए जो एनवायरनमेंट बनाया गया था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। आप देखेंगे कि 1950 से 1980 के दशक में जापान, चाइना और अमेरिका ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया, बिकॉज़ उन्होंने लोगों के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बना दी, इतना कुशन दे दिया लोगों को ताकि लोग ग्रो कर पाएँ और लोगों के साथ साथ उनका देश भी ग्रो कर पाए, जिसकी वजह से उनकी करेंसी और उनके देश की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुई। जापान जैसा देश जो कि पूरी तरह से, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर से तकरीबन हर साल या 2 सालों में एक बार ख़त्म हो जाता है या फिर उसे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, वो दोबारा से अपने आप को बहुत आसानी से रिवाइव कर लेता है, दोबारा से उतनी ही स्ट्रांगली वो खड़ा हो जाता है। इसका कारण कहीं न कहीं इन कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ रही, इन कंट्री का वर्क कल्चर रहा और इनकी वैसी जो इन्होंने इस तरह के एनवायरनमेंट बनाया कि जिस वजह से बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रूम कर सके। जिस तरह से बाकी सभी देश ग्रो कर रहे थे, उस तरह से भारत अपनी ख़राब पॉलिसीज़ से जूझ रहा था, अपनी ख़राब पॉलिसीज़ के वजह से ऊपर नहीं आ पा रहा था। अब भारत की मुश्किलों का सफ़र यहीं थमने वाला नहीं था। 1965 में चाइना की जो क्राइसिस था, चाइना का आपको पता है कि वॉर हुआ काफ़ी भयंकर। इसके बाद इंडो पाक वॉर हुआ, जिसकी वजह से भारत काफ़ी वीक पड़ चुका था। भारत पूरी तरह से थक चुका था लड़ के। चाहे लोगों के हौसले बुलंद थे, चाहे सिचुएशंस लोगों के मन में बहुत एक्साइटेड थी, बट कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भारत बहुत पिछड़ चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ भगवान ने एक और आपदा भारत में दी कि उसी वर्ष सूखा भी पड़ा इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। 1966 में इंडियन जो रुपी था डॉलर के मुकाबले तकरीबन 7.5 रुपये से ऊपर जा चुका था, जो कि पहले तकरीबन 3 रुपये 30 पैसे और उसके बाद 4 रुपये से ऊपर था, पर उसकी कीमत अब 7.5 रुपये से ऊपर जा चुकी थी। 1966 में भारतीय रुपये की कीमत बहुत बुरी तरह से बिगड़ना शुरू हो गई थी। जो रुपया जिसकी कीमत 3 रुपये 30 पैसे थी, वो बढ़ के $1 की कीमत अब भारतीय करेंसी में 7.5 रुपये से भी ऊपर जा चुकी थी। भारत जिस तरह की आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, 1980 में भारत ने सोचा कि अब थोड़ी स्ट्रैटेजी हम लोग चेंज करते हैं। जिस तरह से बाकी डेवलपिंग नेशंस काम कर रहे हैं, उसी तर्ज पे भारत भी चलने को तैयार था। भारत ने अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लोन लेना शुरू किया
और लोन लेके भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की सोची, मतलब कि अच्छे रोड बनाए गए, इंडस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान दिया गया, इंडस्ट्रीज़ की जो खस्ता हालत थी उन्हें ठीक रिवाइव करने की कवायद चलाई गई। तो इस तरह से भारत अब एक लोन स्ट्रैटेजी पे आगे मूव करने लगा। भारत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर चुका था, जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो लोन स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था कि भारत इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठाएगा और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने इनकम सोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करेगा। बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे भी भारत पे प्रेशर वापस आता जा रहा था, बिकॉज़ भारत के पास जो इंटरनेशनल जो करेंसी रिज़र्व होती है, यानी कि डॉलर जो रिज़र्व होते हैं, वो बहुत कम थे, जिसकी वजह से उस कर्जे को चुका पाना या उसके एवज़ में और लोन लेना भारत के लिए मुश्किल था। इसी के साथ भारत अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, बट 1991 में इराक और कुवैत की लड़ाई छिड़ जाती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड एक भयंकर तेल संकट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन विश्व का एक बड़ा हिस्सा जो कि मिडल ईस्ट पे डिपेंड करता है अपने तेल के लिए। भारत के पास इंटरनेशनल जो करेंसी रिजर्व थी पहले ही बहुत कम थी, और ऊपर से तेल का संकट हो जाना, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस महस कर दिया था। और इसके साथ एक बड़ा नुकसान भारत को ये भी हुआ कि इराक और कुवैत में जो लोग काम करते थे, काम करके वो पैसे डॉलर्स में या फिर वहाँ की लोकल करेंसी में वापस इंडिया भेजते थे, जो कि बहुत कम हो गया था। भारत का जो करेंसी रेवेन्यू जो कि उन भारतीयों से आता था जो कि कुवैत और इराक में काम करते थे, वो भी काफ़ी कम हो गया था। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की सिचुएशन क्या रही होगी 1947 से। हर साल, हर 5 सालों में कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भारत को घेरती जा रही थी। बट भारत अपने आप को जैसे ही संभालने की कोशिश करता था, एक नई दिक्कत फिर से सामने उभर आती थी। अब जो सिचुएशन इस समय भारत की थी, मतलब मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, जो इस दशक में भारत की प्रॉब्लम थी, इंटरनेशनल मार्केट से लोन भी लिया हुआ था, इन्वेस्टर्स का पैसा भी भारत में लगा हुआ था। कहीं ना कहीं वो लोनी, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर्स डाउट में आ गए थे कि भारत उनका पैसा वापस कर भी पाएगा या नहीं। तो एक तरह से भारत को वो जो लोन अमाउंट थी, जो इन्वेस्टमेंट का पैसा था, वो रुक गया था और भारत फिर से एक बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका था। अब सिचुएशन ये थी कि भारत के पास जो इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व थी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। मतलब मान के चलिए कि थोड़े ही दिनों का पैसा भारतीय खजाने में रह गया था, जो इंटरनेशनल मार्केट से व्यापार के लिए यूज़ करता था भारत, और वो पैसा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। सिचुएशन यहाँ तक ख़राब हो गई थी कि भारत बैंक करप्ट होने की कगार पे आ चुका था। अब भारतीय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, भारतीय राजनेता पूरी तरह से सख्ते में आ गए थे, बिकॉज़ भारत इस समय बहुत बड़े संकट से उलझ रहा था। भारत की पॉपुलेशन जो कि एक बड़ी संख्या है, भारत का जो आप क्षेत्रफल देखेंगे वो भी काफ़ी बड़ा था। तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने लोगों के साथ खर्चा झेलना भारत के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। भारत के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था, गोल्ड। भारत ने अपना 67 टन गोल्ड ब्रिटिश बैंक में गिरवी रखा, जिसकी एवज़ में ब्रिटिश बैंक ने भारत को पैसा दिया और भारत अपना खर्चा किसी तरह से चला पाया। इस लोन ने भी इन्वेस्टर्स का जो बिलीव था जीतने में भारत की मदद नहीं की, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि $1 की कीमत भारतीय बाज़ार में 25 रुपये हो गई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी छलांग थी। भारत जो कि जानता था कि लोन की अमाउंट तो आ गई है, बट अगर आमदनी के साधन नहीं खोले गए तो ये अमाउंट भी ख़त्म हो जाएगी और भारत की सिचुएशन वैसी होगी जो कि शायद अंग्रेज़ों के टाइम से भी बुरी होने वाली थी। अब भारत के पास एक और रास्ता आता है सामने, एक और जो सल्यूशन इसका भारत को दिखता है वो है IMF, इंटरनेशनल मनी फंड। भारत इंटरनेशनल मनी फंड की सहायता लेता है और वहाँ से धन जुटाने की कोशिश करता है। पर दोस्तों, IMF से जो पैसा मिलना इतना आसान नहीं था। IMF पैसा देने से पहले कई तरह की कंडीशन लगाता है उस देश पे जो कि IMF से फंडिंग लेता है। IMF के मद्देनज़र भारत को कई तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देनी थी लोकल ट्रेड को, बिजनेसमैन को, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए
पूरी तरह से दरवाजे ओपन करने थे, जिस वजह से भारत के पास पैसा जनरेट हो चुके और भारत इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जीत सके और पैसे भी वापस कर सके। होता भी ऐसे है, 1991 में भारत व्यापार में एक नई रेवोल्यूशन लेके आता है। नए बिजनेसेस को, नई जो जनरेशन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ग्रोथ करने की। बिज़नेस को, लोकल बिज़नेस को ग्रोथ किया जाता है। बाहर के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के न्योते दिए जाते हैं और ये था टर्निंग पॉइंट भारत की अर्थव्यवस्था में। भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से थोड़ी बेटर होना शुरू हो जाती है। पर दोस्तों, आज के समय में भी जो अमेरिकन डॉलर है एक तरह से पूरी मार्केट का किंग है। वो इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग डॉलर में की जाती है और कहीं ना कहीं यूएसए डॉलर की मोनोपोली इसलिए भी है क्योंकि उनके नॉर्म्स को, उनके जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनको बाकी देशों को मानना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ कोई ना कोई देश अलग अलग तरह से बाउंड है। और अमेरिका ने, मैं कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है अपने डॉलर को लेके, बहुत ही मास्टर प्लान है वो। अमेरिका जैसे ही अपने डॉलर का इंटरेस्ट रेट मार्केट में हाई करता है, वैसे ही दूसरे देशों की करेंसीज धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाती है। पर आप समझ सकते हैं कि भारत को आज भी 85% जो तेल है वो बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि मिडल ईस्ट और दूसरे देशों से लेना पड़ता है, जिसकी वजह से भारत का एक बड़ा रिजर्व जो डॉलर या फिर बड़ी जो विदेशी मुद्रा है वो पेट्रोलियम को ख़रीदने में जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक पूरी भारत की अर्थव्यवस्था की एक पूरी कहानी बताई, किस तरह से अप डाउन करके भारतीय इकनॉमी ऊपर नीचे होती रही है। आज भी भारत के सामने एक समस्या बनी हुई है, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तेल संकट पूरे विश्व पर आ चुका है। भारत भी इस प्रॉब्लम को झेल रहा है, इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आज जो डॉलर की कीमत तकरीबन 94 रुपये से भी पार हो चुकी है भारत में। इसी प्रॉब्लम के एक सलूशन के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ी अथॉरिटी है बैंक्स के लिए, उन्होंने 26 मई 2026 में सभी बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी है कि वो अपनी विदेशी मुद्रा आरबीआई को देगी, जिसकी एवज़ में आरबीआई उन्हें इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट करके दी जाएगी, जिसकी एवज़ में आरबीआई वापस इंडियन रुपीज़ में करेंसी देगा बाकी सभी बैंक्स को। इसी तरह से इसी प्रोसेस को 3 साल बाद दोबारा से रिवर्स किया जाएगा बिटवीन बैंक्स एंड आरबीआई। ये एक उपाय हो सकता है भारत में विदेशी मुद्रा को रिस्टोर करने के लिए, उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। आशा करते हैं कि ये जो युद्ध है और ये जो सिचुएशन जिससे ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है, जल्दी ख़त्म होगी और भारतीय रुपए फिर से हेल्दी होगा और सारी चीज़ों को डोमिनेट कर पाएगा। थैंक यू सो मच।